ट्रम्प टैरिफ के ऊपर बातचीत करने के लिए कि उसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम भारत के लिए हो सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रिय मित्र, विद्वान मित्र केवी प्रसाद जी, जो कि फॉर्मरली ट्रिब्यून के रेसिडेंट एडिटर भी रह चुके हैं और हिंदू के साथ काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। प्रसाद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू दिनेश। नमस्कार आपको और अपने दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, वक्त निकाला। और पूरी दुनिया में तो ट्रम्प साहब की धूम मची हुई है और किसी को भी स्पेयर करने के मूड में नहीं है, चाहे उनके अपने दोस्त यूरोपियन यूनियन हो या ब्रिटेन हो या जापान हो। रादर एवरीबॉडी इज परचेजिंग द डील, आई वुड से। अब डील को खरीद रहे हैं वो, इस वादे के साथ कि इतना तेल लेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे। और इस दौरान उनके जो जीडीपी के फिगर्स हैं वो भी एनकरेजिंग आए हैं। 3% की ग्रोथ उनकी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट उतना हाई नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आई है वहां पर। उसका एक बहुत बड़ा कारण, हालांकि अक्टूबर तक पता लगेगा जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण जो एक कंसेशन दिया उन्होंने बिग एंड ब्यूटीफुल बिल के द्वारा, जो टैक्स कट्स जो हुए हैं, तो वो उसके द्वारा जो महंगाई बढ़ेगी उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब 70 से अधिक देशों के तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गए हैं और भारत के ऊपर 25% का टैरिफ प्लस पेनल्टी है। अब पेनल्टी अभी तक स्पेसिफाई नहीं है कितनी होगी, कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस का खौफ है। महत्वपूर्ण खबरों में ये भी है कि सच बात तो यह कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से। पिछले 9 दिनों से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। हालांकि सरकार इसका खंडन कर रही है, लेकिन मेरी एक दिन पहले एक ऑयल फील्ड के बड़े एक्सपर्ट से बात होती है और उनका कहना था कि रिफाइनरीज वाले जितने बंदे हैं यहाँ पर, इंडियन ऑयल हो या एचपी बीपी हो, मैंगलोर रिफाइनरी हो, डर रहे हैं कि अगर हमने जरा से भी कुछ किया तो हमारे ऊपर सैंक्शंस आ जाएंगे और हम क्रूड ऑयल भी नहीं खरीद पाएंगे और हमारी फंडिंग रुक जाएगी, हमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो उनके अंदर डर छा गया। सरकार भले ही ना कहे या हाँ कहे उनको, लेकिन वो खुद आगे बढ़कर अब तेल नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि उनकी डॉलर की जो पाइपलाइन है स्विफ्ट की, वो चोक हो जाएगी। तो खौफ है। ईयू की सैंक्शंस भी हैं, नायरा के ऊपर भी आई हैं, और 6 और कंपनियां, इसमें कल बंबई की 5 कंपनियां थी उस पर भी सैंक्शंस आई हैं। धीरे धीरे ऑक्टोपसी शिकंजा कसता चला जा रहा है। परिदृश्य बड़ा कॉम्प्लेक्स है। पड़ोसी पाकिस्तान थोड़ा खुश है कि 19% पे है। बांग्लादेश की खुशी कुछ ज्यादा है कि 20% पे, और उनका जो टेक्सटाइल के ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट होना था वो थोड़ा कम हुआ है, तो वो कुशन मिला है उनको। शायद उन्होंने उतनी जरा नहीं की होगी। और यूनुस ने कमेंट भी किया उसके ऊपर, आज एक तंज किया इंडिया के ऊपर देखा जाए तो। लेकिन पूरे परिदृश्य पे प्रसाद जी, जो दुनिया में ये घटनाक्रम है, मैं आपकी एक विस्तारित टिप्पणी लेना चाहूंगा कि अल्टीमेटली हम कहाँ खड़े हैं, ट्रम्प की सोच क्या है और किस ढंग से वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। और रूस के साथ जो भारत की जो लिंकिंग है, क्या भारत उससे अपने आप को डीलिंक कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता। लेकिन आपके विचार इस पूरे के पूरे विषय पर क्या है, जरा दर्शकों को बताइए आप। दिनेश जी, दो चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम देखें तो। राष्ट्रपति ट्रम्प जो आए हैं जनवरी के माह में, तो पूरी दुनिया का इंतजार था कि क्योंकि वो इस बारी जिस तरह से जनादेश लेके आए हैं, और उनका जनादेश एक ही चीज पे था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये नारा उन्होंने 2016 में भी दिया था, 30 तक चला, और फिर से उन्होंने इसी बात को रखा। तो इसके पीछे मूलभूत ये है कि उन्होंने अपने अमेरिकी नागरिकों को ये वादा किया था कि अमेरिका पूरी दुनिया में, विश्व में नाम तो है, लेकिन अपनी इकोनॉमी उसकी बिल्कुल घुसी जा रही है। देश में जितने निर्यात होते हैं और आयात होते हैं, जिस तरह से अमेरिका का नफा नुकसान ज्यादा है, तो उसको वो ठीक करना चाह, अर्थव्यवस्था, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था ठीक करो, साथ ही साथ हम चाहते, उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में आए। क्योंकि ये आपको याद होगा 80 के दशक के बाद 90 के दशक से धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियां चीन की तरफ चली गई और वहां विकसित हो गया। तो ये सब परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिकी नागरिक बिल्कुल तैयार है इसके लिए, और उनका जो वोटर बेस है, स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है, वो भी इसके साथ तैयार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो दबाएंगे, और इसके लिए बहुत छोटा विंडो है उनके पास। और ये अगर आप राजनीतिक दृष्टि से इसको देखना चाहे, समझें,
अगले साल वहां पे हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव किसके होंगे? अमेरिकी संसद में चुनाव होते हैं, क्योंकि वहां पे जो लोअर हाउस, जो है हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, वहां में कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। उनका जो एक कांग्रेसमैन चुन के आता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो 2 साल के लिए आता है। तो और राष्ट्रपति का जो मिड टर्म गिनते हैं 4 साल के कार्यकाल में, ये 2 साल बहुत अहम होते हैं। और इसमें अगर ट्रंप चूक गए तो, और जैसे डेमोक्रेट्स को लग रहा है कि स्थिति बदलेगी, हमारी फर्क हमारी तरफ लोग घूमेंगे फिर से, और उसके लिए प्रयास भी करेंगे, तो ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण। ट्रंप के पास विंडो बहुत कम है, टाइम। इस टाइम फ्रेम में वो दिखाने बिल्कुल शक्तिशाली कितने हैं और वो किस तरह से दृढ़ है अपने उस पे। तो ये तो उसके राजनीतिक आप समझ गए होंगे कि अगला साल चुनाव है। अमेरिका में मजाक होता है, पहली बारी तो कोई भी चुन के आ जाएगा, दूसरी बारी चुन के आना बहुत मुश्किल है। फ्रेशमैन को कहते हैं, खासकर अमेरिकी संसद में। और जैसे आपको पता है कि मैंने वहां उनके संसद में काम किया 1 साल, तो इस तरह की बातें अक्सर हम बात सुनते थे। तो एक तो विंडो उनके पास, पॉलिटिकल विंडो बहुत कम है, तो इस साल भर के अंदर उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल से लोग शुरू हो जाएंगे मिड टर्म के, वक्त नहीं बचेगा बिल्कुल। अब रहा सवाल, तो शुरू से उन्होंने किसी को, किसी भी विश्व में किसी को ये नहीं बताया कि हम आपकी तरफ झुकेंगे। शुरू से सबको कहा कि देखिए आप टैरिफ बहुत ज्यादा लगाते हैं। और भारत के लिए जिस संदर्भ में आपने बात की, मेरे ख्याल से शुरू से भारत को कहा कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग। आपके एक पुराने प्रोग्राम में भी हमने इस बात की बात की थी। तो पहले टर्म में भी याद होगा, 16 और 20 के दौरान जो बात हुई थी, उस वक्त भी आपको पता है मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन को लेके वो व्यक्तिगत उन्होंने बात कही थी, टिप्पणी की थी। तो और उसके बाद कब, लेकिन इस वक्त जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस बहुत फर्क है तब और अब में। एक तो हमारा जो अमेरिका में पिछले करीब 2 साल से ज्यादा अमेरिकी संसद में ये प्रयास हो रहा है कि भारत को रूस से दूर किया जाए। और खासकर सबसे ज्यादा उनका है कि भारत जो है हथियार खरीदता है रूस से ज्यादा, उससे हमें अलग करना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन के दौर में भी इस तरह का एक बिल पेश किया गया था कि भारत को अलग करें, ज्यादा प्रोत्साहन करें। अब बिल्कुल साफ हो गया, ट्रंप तो बिल्कुल नाम लेके, एक एक को नाम लेके बताते कि ये रशिया के साथ मिला हुआ, ये ब्रिक्स को लेके भी उन्होंने बहुत तीव्र ऑब्जर्वेशन की हैं। और शुरू में कहा था अगर ये डॉलर डी डॉलराइज करेंगे हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी परिप्रेक्ष्य में देखे तो मेरे ख्याल से अभी काफी परेशानियां दिखेंगी हमको। अगर 26 अब 1 हफ्ते का टाइम है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर ये लागू हो जाएंगे। क्या इससे पहले हमारा जो ट्रेड डील चल रहा है, ट्रेड पैक्स चल रहा है, क्या वो किसी निर्णायक स्थिति पे पहुंचेगा? ये मेरे लगता है कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल लोकसभा और राज्यसभा में वित्त, माफ कीजिएगा, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का जो बयान है, वास्तव सबने देखा ही है, उसको पढ़ा भी होगा। तो उसमें तो उन्होंने कहा भारत के हित में जो होगा हम करेंगे, लेकिन वो हमारा हित, अमेरिका का हित कहाँ मिलेगा जाकर, ये देखना पड़ेगा। ट्रेड डील तो होगी, लेकिन ट्रेड डील का एक पैटर्न जो है बड़ा स्पष्ट है, उसपे कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वो चाहे ईयू के साथ हो, जापान के साथ हो, कोरिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, वियतनाम के साथ हो, बड़ा स्पष्ट पैटर्न है कि मैं तुम्हारे सामान पर 15%, 20%, 25% ड्यूटी मारूंगा, लेकिन तुम मेरे सामान पर 0% ड्यूटी मारोगे। ये ईयू के साथ भी है, ये जापान के साथ भी है, ये इंडोनेशिया वियतनाम के साथ भी है, ये साउथ कोरिया के साथ भी है। सेम कंडीशन भारत के साथ आएगी, यानी कि अमेरिका का जितना सामान आएगा वो 0% ड्यूटी पे आएगा, चाहे उसमें हार्ले डेविडसन क्यों ना हो भाई साहब, या उसकी टेस्ला क्यों ना हो। ये दिक्कत है। अब इंडिया अगर इस ढंग से बिल्कुल 0% पे सारे सामान अमेरिका के इंडिया में अलाउ करेगा, तो हमारा तो सारा स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्टेड हो जाएगा एक किस्म से देखा जाए। ये तो पहली बार ऐसा होगा कि जो सिस्टम जहां हमारे सामान पर टैक्स लगेगा और उनके सामान पर हम टैक्स नहीं मार पाएंगे। ये बड़ा कंटेंशियस इशू है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर एग्री करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सच बात तो है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा इस टाइम। आप सिर्फ एक पेन दिया उन्होंने हाथ में, उठाओ और साइन करो। वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन राइट नाउ। ये सच बात है। जी।
दिनेश, आप जो कह रहे हैं, देखिए ये तो मैटर ऑफ नेगोशिएशन है, और जैसे हम मानते हैं कि भारत के जितने भी नेगोशिएशन 6 से ज़्यादा राउंड्स हुए हैं मेरे ख्याल से, और अभी भी पढ़ने में आया है कि शायद इसी हफ्ते, अगले हफ्ते अमेरिका से आने वाले हफ्ते के अंदर अमेरिका से ट्रेड डेलीगेशन आएगा इसी पे बात करने के लिए, उनके ऑफिशियल ट्रेड मिनिस्ट्री से, यूएसटीआर जिसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके लोग जो आएंगे, तो इतना तो स्पष्ट है कि वो अपनी बात रखेंगे। जैसे मैंने कहा, दोनों की ऐसी, इज देयर अ मिडिल ग्राउंड, क्या कोई बीच का रास्ता है जो दोनों के लिए सूट करे? 0% ड्यूटी हर एक पे आप मान नहीं सकते, पहली बात। अब जैसे ईयू के साथ हुआ है, अभी तो माफ कीजिएगा, एफटीए जो है हमारे यूके के साथ, और कल जो पीयूष गोयल जी का भी बयान था, उन्होंने यही कहा था कि ईयू के साथ हमें बहुत एक लाभदायक समझौता किया है, ठीक इसी तरह हमारा एक मॉडल बनेगा। लोग मानते हैं, आप भी जानते हैं ट्रेड के बारे में, मानते हैं ये जो हमारा एफटीए बना है यूके के साथ, ये एक किस्म का मॉडल हो सकता है जिसके ऊपर आप और बेहतर कर सकते हैं। एक ड्यूटीज किस पे लगेगी, लेकिन जो कंटेंशियस इशू, आपने भी पढ़ा होगा लेख जो छपे हैं कई सारे, जो दो इश्यूज हैं जिसपे आज तक कोई भारत की तरफ से लचीलापन या ढील नहीं दे सकते, वो है एक हमारा कृषि, दूसरा है जो दुग्ध, जो है प्रोडक्ट्स, ये दो डेयरी प्रोडक्ट्स, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर अमेरिका चाहता है हम उनके लिए मार्केट खोल दें, और भारत इसमें राजी नहीं है, क्योंकि एक हमारा कृषि प्रधान देश है, कितने सारे लाखों करोड़ों लोग हमारे व्यवसाय इसी पे हमारी इकोनॉमी पे चलते हैं। दूसरा जो उनका कैटल फीड है, वो हमारे को ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि उस फीड से जो मिल्क निकलेगा वो शायद जो हमारा एक वेजिटेरियन कंट्री है उसके लिए सूट नहीं करता, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। तो ये दो की मुद्दे हैं। और आपको याद होगा, अगर तो 2 वर्ष पहले भारत आरसेप से डेयरी को लेके बाहर आया था, अमोंग अदर प्रोडक्ट्स जो आरसेप होने वाला था हमारा, उसमें हम डेयरी, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आप पे दबाव डाल रहे थे कि आप डेयरी इंडस्ट्री खोले आरसेप में अंदर, हम नहीं माने। हालांकि उसमें एक ये भी था कि चीन ज्यादा अपना सामान बेच पाएगा किसी और राष्ट्रों के तहत, लेकिन वो खैर हुआ नहीं। तो पेचीदा तो है बिल्कुल, दिनेश। ये आपने सही कहा एक्चुअली। लेकिन एक चीज तो मैं भी मान के चलता हूं कि हम लोग डिसीजन लेते ही नहीं एक्चुअली। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इतनी देर लगा देते हैं, हम इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं। इवन स्कॉट बेसेंट ने भी कल कहा, जो उनके वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, कि भाई साहब आप कितना टाइम लेते हो, देर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग, यू क्रॉस दोज लिमिट्स आल्सो। इट्स अ ग्रेटली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस कि आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, कुछ तो करो आप, लेकिन आप अड़ के बैठ जाते हो, हम तो नहीं करेंगे जी, हम तो जा रहे हैं जी, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कहीं भी कुछ बात करने को तैयार नहीं होते। एंड आई हैव सीन इंडियन ब्यूरोक्रेट्स आर प्रीटी टफ। उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला होता है, वो बेचारे क्या करेंगे, वो भी, उनको भी मैं, मतलब, वो नहीं कहूंगा, कहने को ठीक है टफ नेगोशिएटर्स हैं, लेकिन टफ नेगोशिएशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप डिसीजन ही मत दो। नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज नॉट ए डिसीजन आफ्टर ऑल। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आज हम भुगत रहे हैं, कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स नहीं किए, या फिर हो सकता है बहुत सारे हमें जो डिसीजंस लेने चाहिए थे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सेकंड स्टेज में, वो हमने नहीं लिए हैं। हम उस पे टिंकरिंग करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है ऐसा जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में हमारे सामने आए। और अमेरिका इज फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, तो नेचुरली वी विल बी पनिश्ड नाउ। नहीं दिनेश, आपकी बात जहां तक रहा सवाल नेगोशिएशन का, एक नेगोशिएशन में दूसरा जो चाहता है आपसे संधि करना, वो जरूर आप पे दबाव डालेगा, और चाहे जल्द से जल्द फैसला हो, लेकिन एक बार फैसला हो जाता है तो उससे पीछे हटना मुश्किल है। और इसमें एक संज्ञान दूंगा, हालांकि ट्रेड से तो नहीं है, लेकिन एक नेगोशिएशन अमेरिका के साथ 2005 और 8 के बीच में चला था न्यूक्लियर इशू को लेकर, आपको याद होगा। 2005 और 8 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जिस आप जैसे बात बता रहे, 2007 में मैं जब संसद में काम, 8 में 7 और 8 के संसद में काम कर रहा था, तो वहां के 2-3 थिंक टैंक के लोग से एक बारी वो आए हुए थे हिल पे, किसी डिस्कशन पे हम लोग मिल गए थे। तो उनमें से एक सज्जन मेरी तरफ देख के बोले, वी हैव इन्वेस्टेड टू मच ऑफ एनर्जी इन योर कंट्री, हाउ लॉन्ग विल वी कंटिन्यू? तो मैंने कहा, व्हाट यू वांट, डू यू वांट अस टू बी पुश्ड इनटू अ कॉर्नर एंड एग्री? वी विल ऑब्वियसली टेक आवर डिसीजन, वी आर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारे यहाँ भी संस्थाएं हैं, लोग हैं, बातचीत करेंगे। और उन्होंने एक भारतीय रीजनल नेता के ऊपर टिप्पणी कर दी कि वे न्यूक्लियर इशू के बारे में क्या जानते हैं।
मैं कहा क्या आपके हर सांसद हर इशू के ऊपर जानता है? नहीं जानता। ठीक, हमारे यहाँ भी लोग, लेकिन तो नेगोशिएशंस आर नेवर ईज़ी। आपको अमेरिका ज़रूर पुश कर रहा है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ट्रम्प एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स के लिए भी ये प्रेशर पॉइंट्स बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि अंत में वो चाहेंगे कि डील उनके जैसे वो चाहते हैं वैसे हो। लेकिन भारत अपना हित, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में आप कैसे हित छोड़ देंगे अपना? किसी हालत में अपना कृषि में आप अमेरिका अगर चाहेगा कि जी आपके बाज़ार एकदम खोल दिए जाए, इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत गहरा पड़ेगा हमारे पूरे व्यवस्था पर। तो ये एक इश्यू है, तो मेरे ख्याल से ट्रम्प चाहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करो, सब कुछ करो, लेकिन एग्रीकल्चर खोल दो। तो वो तो मेरे को लगता है उसपे। और आपको बताऊँ, एक पुराने विदेश सचिव से मैं बात कर रहा था जब शोध कर रहा था किताब पे, तो उन्होंने एक बात कही कि जब हम नेगोशिएशन करने जाते थे न्यूक्लियर डील पे, हमारे को रेड लाइन्स दिए गए थे कि ये इसके आगे आप नहीं जाएँगे। बिल्कुल स्पष्ट था, तो उस पे जाके कई बारी पॉइंट ऑफ ब्रेक आ जाता था। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप कॉल लेती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, आपने ठीक कहा भाई, वो तो जाएँगे पॉलिटिकल लीडरशिप, आप बताएँगे कि ये आपके नेगोशिएशन पोज़ीशन होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हम यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन उसके आगे अगर कोई भी तोड़-मरोड़ करना हो, तो नेचुरली वो तो पॉलिटिकल कॉल होता है। तो वो अंततः वही होगा, मेरा मानना है।